Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू एंड हमने थोड़ा सा टर्न लिया है इस बार एंड ट्राई किया है कि जो न्यूज़ है आपको एक बहुत इजी फॉर्मेट में पहुंचाए. ओके, सो वी हैव ट्राइड टू डू दैट. सो मेक श्योर कि आप ये एनालिसिस देखो ताकि अपना फीडबैक भी बता पाओ कि आपको कैसा लगा जो हमने चेंजेस किए. ओके, देन वील कवर यू करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट हैंड पिक्ड करंट अफेयर्स हैं आपके आज के लिए इम्पोर्टेंट. ओके, एंड लास्ट में हम कवर करेंगे आपका वोकैब पार्ट एंड ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में. सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन वी अपलोड द सेशन you get notified and आप पार्ट बन जाओ इस सेशन का. With that being said, let's start today's session. पहली न्यूज़ आई है आपकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. ओके, आप सबको पता है कि हमारा स्टॉक मार्केट कितना क्रैश हो गया था, राइट? देख रहा है विनोद, सोच रहे थे कि एक बार इन्वेस्ट करके बिलियनियर बन के निकलेंगे हम वहाँ से. 4 जुलाई से पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर दी विनोद ने तो हम बन जाएंगे रईस. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया. एंड देखो, इसी बात पे आपको कॉल कर रहा है, ऑपोजिशन ने कॉल किया है कि जो जून 4 के बारे में बताया गया था कि आपके एकदम स्टॉक्स राइज करेंगे और लोग आओ और इन्वेस्ट करो. अब ये बात देखो, इंटरव्यूज में 2 बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज ने बोली थी. पहले थे हमारे पीएम जिन्होंने ये बात बोली थी और दूसरे थे आपके होम मिनिस्टर जिन्होंने ये दोनों चीजें क्लेम की थी. They even mentioned, the thing was they even mentioned particular share companies कि अगर आप इन में इन्वेस्ट करोगे, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे बिफोर योर इलेक्शन रिजल्ट, दैट इज बिफोर 4th of June, देन आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका स्टॉक मार्केट शूट करेगा एंड आप लोग पैसा बनाओगे वहां से. अब इन्होंने देखो, इतने बड़े एमिनेंट पर्सनालिटीज ने जब ये इंटरव्यूज में बात की तो देखो, हम जैसे लोग तो इन्वेस्ट करने जाएंगे ही. हमें तो यही लगेगा कि हाँ, अगर हम डाल देते हैं पैसा देन एटलीस्ट हम रिग्रेट नहीं करेंगे, शूट अप होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट हम भी कमा लेंगे. अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और आपने देखा कि मार्केट इतना क्रैश करा, अलग लेवल पे क्रैश करा. आपको ऑलमोस्ट 10% आपने देखा कि आपकी निफ्टी क्रैश कर गई थी उस टाइम पर. एंड बताया गया अराउंड 30 लाख करोड़ के लिए मार्केट डाउन हुआ था आपका. ठीक है, सो बहुत बड़ा नंबर था ये आपका. ठीक है, अब इस पे जो आपकी ऑपोजिशन कह रही है कि ये स्कैम इन लोगों ने स्टार्ट किया. मतलब जो दूसरी पार्टी है आपकी, द पार्टी इन पावर, दे डिड इट इंटेंशनली और इन्होंने इतना बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम करा है और इसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. इसके लिए आप एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ जो इन्वेस्टिगेट करेगी इस पर्टिकुलर पर्पस पे कि इतना स्कैम कैसे हो गया एकदम से, कैसे. ठीक है, राइट. अब देखो, इंडिया में अगर उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि आप ये स्टॉक खरीदो या आप स्टॉक मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का प्रमोशन करते हो तो दैट इज नॉट इलीगल. ये इलीगल नहीं है आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी इलीगल नहीं है. ठीक है, अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को या स्टॉक्स को आप प्रमोट कर रहे हो, दैट इज नॉट इलीगल एट एनी वेज. सो व्हाट दे डिड might be misleading because देखो, मार्केट क्रैश हो गया, लोगों का पैसा गया है तो लोग तो अफेक्ट होंगे ही. एंड ऑपोजिशन इस बात पे जरूर ही उठाएगा एंड यही सेम आपका न्यूज में भी देखने को मिल रहा है. अगर और भी ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये लॉस देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताना. नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम. नेक्स्ट न्यूज आपकी ओपेक प्लस से आई है. ठीक है, आप सबको पता है ओपेक के बारे में पता होगा. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में फॉर्म हुई थी जिसके अंडर देवर पर्टिकुलर कंट्रीज जो आपकी ऑयल रिच कंट्रीज थी, राइट. थोड़ा सा ओपेक के बारे में कर लेते हैं. ठीक है, ऑयल रिच कंट्रीज थी जो कंट्रीज आपकी एक्सपोर्ट कर रही थी ऑयल्स टू द वर्ल्ड. अब इन्होंने क्या डिसाइड किया था, जो आपकी ओपेक की कंट्रीज थी, जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हम एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उस ग्रुप के अंदर क्या मेन पर्पस था, उस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का मेन पर्पस था हम ग्रुपिंग बनाएंगे और इसकी वजह से हम आपका मार्केट रेगुलेट करेंगे, हम मार्केट को रेगुलेट करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग मार्केट लगाएंगे, हम अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस सेट करेंगे ऑयल का कि हमें कितना बेचना है और उसके साथ ही साथ उसकी सप्लाई भी हम कंट्रोल करेंगे. अब सिंपल लॉजिक है, देखो, डिमांड आपकी ऑल टाइम हाई रहती है फॉर ऑयल, राइट. डिमांड ऑल टाइम हाई रहेगी, सप्लाई आप कम कर दोगे तो ऑब्वियसली लोग ज्यादा पैसा देंगे और प्राइस बढ़ जाएंगे और वो कंट्रीज ज्यादा अर्न करेंगी, राइट. सो ये सेम लॉजिक पे आपकी ओपेक बनी थी. फिर उसके बाद में आपकी ओपेक प्लस भी बनी थी. ठीक है,
OPEC Plus is also a group of oil exporting countries which meets regularly to decide how much crude oil to sell to the world's market. कितना आपको बेचना चाहिए वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है. आप सप्लाई कंट्रोल कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है. These nations came into accord towards the end of 2016. So ये काफी बाद में आए थे, आपके 2016 में आए थे ये, ठीक है. To institutionalize a framework for cooperation between OPEC and non-OPEC producing countries on regular and sustainable basis. So ये एक cooperation maintain करना चाहते थे. OPEC countries तो आपकी हो गई the oil rich ones, and जो आपकी non-OPEC countries हैं, जैसे आप मान लो इंडिया जो oil एक्सपोर्ट कर रही थी, सो उन कंट्रीज के बीच में एक फ्रेमवर्क फॉर्म करना चाहती थी एक सस्टेनेबल बेसिस पे, ठीक है, ताकि किसी का भी देखो कोई ज्यादा लॉस में ना रहे आपका. अगर कंट्रीज की पॉइंट्स ऑयल है तो जो लोग खरीदना चाह रहे हैं वो लोग लॉस में ना रहे. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, द एम वाज टू वर्क टुगेदर ऑन एडजस्टिंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द ऑयल मार्केट. ये जो आपकी OPEC प्लस है कंट्रीज, अबाउट 40% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाईज एंड मोर देन 80% ऑफ द प्रूवन ऑयल रिसर्च इनके अंडर आते हैं. मेंबर्स कौन से हैं? देखो OPEC कंट्रीज तो है ही है, ठीक है. प्लस वी हैव अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, देन वी हैव कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान एंड ओमान. सो ये आपकी कंट्रीज हैं. ओके, नेक्स्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पे हमने OPEC की जो कंट्रीज है उन्हें एक बार आपके लिए रिवाइज करवाया है. आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर जाके एक बार जरूर देखा करो PDF. क्लास खत्म होने के बाद में रिविजन हो जाता है आप लोगों का. आप OPEC कंट्रीज भी यहाँ पर सारी देख सकते हो. रिसेंट में आई पुट आस्क यू अ क्वेश्चन. रिसेंट में एक आपकी OPEC कंट्री थी जिसने डिसाइड किया था कि हम OPEC ये जो पूरी ग्रुपिंग है उसे छोड़कर जा रहे हैं. दे लेफ्ट दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग. सो कौन सी कंट्री थी मुझे कमेंट्स में बताना. आई होप कि आपको याद होगी. मैंने बहुत बार उस पर फोकस करा था कि इस कंट्री ने लीव करी है. इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट काफी है ये क्वेश्चन, तो आई होप कि आप कमेंट्स में जरूर बताना. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट आई है आपकी इजराइल और गाजा से रिलेटेड न्यूज. ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ डम मूव. अगेन एक बहुत डम मूव है फ्रॉम इजराइल. इजराइल रुक ही नहीं रहा है. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और हर बार हम सेम चीज डिस्कस करते हैं कि ये अपनी डमनेस को और ज्यादा इंक्रीज करे जा रहा है इजराइल, द वे दे आर बिहेविंग राइट नाउ. रिसेंट में इन्होंने एक UN के स्कूल पर अटैक करा है जहां पर 37 पीपल हैव डाइड. एंड इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि वहां पर आपके जो मिलिटेंट्स थे वो लोग रिसाइड कर रहे थे, मतलब आपके जो हामास के मिलिटेंट्स थे वो लोग रिसाइड कर रहे थे, हमने इसी अटैक किया है. दे आर सेइंग दिस इज जस्ट डम राइट नाउ. दे आर अटैकिंग आपके मिलिटेंट्स के नाम पे, हामास के नाम पर. वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपके सिविलियंस को ही ट्रबल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं. इट्स अ हॉरिफिक सिचुएशन देयर एंड दे आर जस्ट बीइंग मोर एंड मोर डोमिनेंट. All the countries are against it, but they are not willing to listen. Okay, so this was the news. रोज ही हम ये न्यूज देखते हैं आपकी, और रोज इजराइल और ज्यादा डम होते ही जा रहा है. नेक्स्ट पे आएंगे. नेक्स्ट आपकी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड न्यूज आई है, ठीक है. रिसेंट में आपको पता था कि हमारी COP 28 हुई थी. 28th एडिशन हुआ था. कहाँ हुआ था? आपका दुबई में हुआ था ये एडिशन, राइट. अब जो आपका 29th एडिशन होने वाला है दैट विल बी इन अजरबैजान. ये होगा आपका अजरबैजान में, अजरबैजान की बाकू में. ओके, सो बाकू में होने वाला है. फर्स्टली तो आपके स्टैटिक के लिए नहीं, आपके जो वन लाइनर्स हैं उनके लिए तो क्वेश्चन यहीं से बन गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, कि आपका 29th एडिशन कहाँ होने वाला है ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट. नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इस बार जो इन्होंने थीम रखा है दैट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो इनका थीम है दे आर स्ट्रेसिंग ऑन पीस एंड ट्रूस पर ये लोग ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं. क्या रीजन है इसका? देखो मेन रीजन यही है, आप देख रहे हो हर जगह वॉर चल रही है. रशिया यूक्रेन में आपकी वॉर चल रही है, देन आप देख रहे हो इजराइल और गाजा में वॉर चल रही है, देन उसके अलावा इंटरनली भी काफी आपके नेशन है जहाँ पे वॉर चल रही है, ठीक है. लाइक आप देखोगे अगर म्यांमार साइड जाओगे आप, वहाँ पर कूप चल रहा है, वहाँ पर भी पीपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. अगर आप अफ्रीका की साइड जाओगे वहाँ पर देखोगे आपकी वहाँ पर गैंग वॉर्स चल रही है, काफ़ी ज़्यादा गैंग वॉर्स चल रही है. सुदान के पार्ट में देखोगे वहाँ पर भी आपकी गैंग वॉर्स चलती रहती हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. सो दैट इज गोइंग ऑन एंड द थिंग दैट दे आर एम्फसाइजिंग राइट नाउ इज पीस एंड ट्रूस. आप पीस और ट्रूस मेंटेन करके रखोगे तभी जो आगे का आपको जो क्लाइमेट पे फोकस करने का पॉइंट है उसको हम अचीव कर पाएंगे. हम अपनी जो अर्थ है दैट इज बर्निंग राइट नाउ, हम उस अर्थ को सेव कर पाएंगे.
ओके, सो दे आर स्ट्रेसिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर इशू. इनका देखो मेन एम आप सबको पता है इनका है कि 2050 तक हम बेसिकली नेट जीरो अचीव कर लेंगे. ओके, हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे इन कार्बन एमिशन. एंड इंडिया का क्या है, इंडिया ने अपना गोल रखा है 2070 तक, कि इंडिया 2070 तक अचीव करेगा. ऑब्वियसली इंडिया ने लेट क्यों रखा है, हम एक डेवलपिंग नेशन है. तो जिन डेवलप्ड कंट्रीज ने, ठीक है, जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पोल्यूशन कंटेन कर रखा है और जिन्होंने सबसे ज़्यादा पोल्यूशन किया था, उनके लिए तो एक टाइमलाइन होनी चाहिए जो जल्दी होगी. ऑब्वियसली वो 2050 पे कवर करेंगे और इंडिया अपने अकॉर्डिंग जितना हम डेवलप करेंगे, जब तक हम 2070 तक आएंगे, हमने अपना गेम पूरा हमने प्लान अपना बना रखा है कि हम 2070 तक ये चीज़ अचीव कर लें. ओके, नेक्स्ट आएंगे नीट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई है. आप सबने इसके बारे में काफ़ी देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है क्योंकि बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर ऑल दी डॉक्टर्स. ओके, फॉर दी बडिंग डॉक्टर्स ऑब्वियसली, ठीक है. ये होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज नीट फॉर एडमिशन इन मेडिकल कॉलेजेस. अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखो नीट का जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया वो करवाया आपका एनटीए. ठीक है, इन्होंने एनटीए ने, नाटा कहते हैं, सो इन्होंने आपका ये करवाया था, एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट. ये आपकी जो एनटीए है, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सेंटर्स सर्च करती है और उसकी बेसिस पर आपके सेंटर्स में प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर सेंटर्स, वहाँ पे एग्जाम कैसे कंडक्ट होने चाहिए, ऑल दीज फैसिलिटीज ये आपकी एनटीए देखती है और ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है. राइट, आपने बहुत सारे अगर गवर्नमेंट एग्जाम देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि एनटीए बहुत ज़्यादा आपकी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और ढूंढ के सेंटर्स भी ऐसी जगह लेकर आती है जो आपकी सिटी में सबसे दूर होते हैं और सबसे ही खराब जगह होते हैं, ये ढूंढ के लेकर आती है. दे आर स्पेशलिटी है इनकी लोग. तो अब क्या हुआ, आपका नीट का एग्जाम हुआ था, आपने देखा कितनी अच्छी रैंकिंग आई. ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टोटल हाउ मेनी पीपल, दे वर लाइक अराउंड 81 स्टूडेंट्स दैट गॉट टॉप 1, जिनकी रैंकिंग 1 रही है इस बार. ठीक है, इन्होंने कट ऑफ भी बढ़ाई है और देखा गया कि रैंकर तो टॉपर तो एक ही होना चाहिए ना. अगर आप एक टॉपर है, इतने सारे आपने टॉपर बना दिए और उसके बाद में आप इतना अच्छा स्कोर भी कर रहे हो और तब भी अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज ना मिले, दैट इज लाइक वेरी सैड. सो दिस वाज सीन, ये भी देखा गया. देखो बहुत ज़्यादा आपकी न्यूज़ आई, न्यूज़ में आया कि सर्टन प्लेसेस में बिहार, वहाँ पे बोला कि पेपर लीक हो गया था, पेपर ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास था ऑन देयर फोन. सो पेपर लीक वाली न्यूज़ भी आई आपकी. ठीक है, देन देखा गया जो आपका रिजल्ट आया है उसमें प्रॉपर लोगों के नेम्स के साथ सरनेम्स नहीं थे लिस्ट में, जो प्रॉपर लिस्ट आई है. सो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. एंड बात की गई, कुछ लोगों ने बात करी कि कोई ग्रेस मार्किंग जैसी चीज़ भी हुई. ग्रेस मार्किंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो ग्रेस मार्किंग जैसी चीज़ भी देखी गई आपकी यहाँ पर. सो इन सब चीज़ों की वजह से बोला गया कि जो नीट एग्जाम हुआ है दैट वाज नॉट डन इन द राइट वे एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फेयर नहीं हुआ है. ठीक है, इसमें आपका जो एनटीए है वो रिस्पॉन्ड कर क्यों नहीं रहा है, भाई रिस्पॉन्ड करो. सेम सिचुएशन में आ गया है, चुप होके बैठ गया है, बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो था काफ़ी फेयर हुआ है. ऐसा फेयर तो नहीं होता है एनटीए वालों. ओके, so every student, they are like signing petitions and they are asking the NTA to respond and they are asking for a re-examination. उन्हें चाहिए एक re-examination because the way the exam happened and everything happened was not particularly very right. Result से बहुत बच्चे खुश नहीं हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे हम सी पार्ट पर. अब रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन वन द UNWSIS अवार्ड फॉर डिजास्टर रिजिलियंस टेक्नोलॉजी. अब इसमें कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम इज CDOT. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेम ऑफ द अवार्ड, अवार्ड का नेम पता होना चाहिए आपको, एंड जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो विन किया है, दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आते हैं, who has been named as the new crown prince of Kuwait by the Emir. So किसको नए क्राउन प्रिंस नेम किया गया है, दैट इज शेख सबा, जिन्हें नेम किया गया है. यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो, दिस इज द इमेज है एंड दिस इज कुवैत का मैप. कैपिटल इज कुवैत सिटी, दिस इज कुवैत बे आपकी. यहाँ पर नीचे है आपकी सऊदी अरेबिया, इधर है आपका इराक, उस साइड आपको दिखेगा ईरान, पर्शियन गल्फ में यहाँ पर है. ओके, इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट आते हैं, हु वन द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. अब देखो आपका ये टेनिस में दिया जाता है एंड इस बार द पर्सन दैट वन फीमेल कैटेगरी में इज रोहिणी लोखंडे एंड देयर इज नर्सिंग इन द मेल कैटेगरी, जिन्हें ये अवार्ड मिला है.
ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि दिलीप बोस लाइफ टाइम अवार्ड फर्स्टली किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, तो टेनिस से रिलेट करता है, ये याद रखेंगे। किसे दिया गया है 2024 में, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, दिस इज द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड द दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट टू नरसिंह। यहाँ पर नरसिंह एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रोहिणी लोखंडे को। शी इज 69 years old, who is a member of the national team. She became the first female नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स क्वालिफाइड टेनिस इंस्ट्रक्टर बनी थी आपकी, ठीक है। ये अवार्ड आपका स्टार्ट हुआ था 2002 में स्टार्ट हुआ था और इसके साथ कैश प्राइज 50,000 दिया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, विच म्यूचुअल फंड इन इंडिया बिकेम फर्स्ट टू सरपास द ₹10 trillion इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सो कौन सा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। सो दिस इज SBI म्यूचुअल फंड दैट हैज पास दिस पर्टिकुलर माइलस्टोन। नेक्स्ट आएंगे, विच कंपनीज वैल्यूएशन सोared टू 3 trillion mark, making it the world's second most valuable company. वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एनविडिया। ओके, सो ये बन चुकी है आपकी कंपनी एंड इन्होंने रिप्लेस किसी करा है, इन्होंने एप्पल को रिप्लेस करा है यहाँ पर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड is siege, which means a situation in which an army surrounds a town for a long time or the police surround a building so that nobody can get in or out of it. Then we have tweak, which is to change something slightly, especially in order to make it more correct, effective and suitable. Then we have neonatal, affecting to the newborn. If something is affecting a newborn, then we call it neonatal. Lastly, we have zealous, which means using great energy and enthusiasm, जो आप कर रहे हैं ना चाहिए till the time आपका रिटर्न आने वाला है। ओके, एंड अपने SSB से पहले भी ये जो आपका enthusiasm है उसे कम मत होने देना। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन फॉर द डे पे। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दो इन द कमेंट्स, एंड उससे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी कमेंट्स में ज़रूर करना। आपको कैसा लगा ये सेशन, इससे रिलेटेड फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में। इफ़ यू लाइक हाउ वी चेंज लिटिल बिट, वी चेंज, थोड़े से चेंजेस आए हैं, आपको अच्छे लगे नहीं लगे, कैसा आप चाहते हो ज़रूर बताना फीडबैक में। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share the session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.